हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिंजमाल। इस वीडियो में हम सेल डिवीज़न के जनरल इंट्रोडक्शन और सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी न्यू जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फॉर्म करते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और दोनों ही प्रोसेस सेल डिवीजन पर डिपेंडेंट होते हैं। सेल डिवीजन होगा तब जाकर के बॉडी में ग्रोथ भी होगी और उसमें रिप्रोडक्शन भी होता है। मीन्स सेल डिवीजन जो है एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और सेल डिवीजन हर एक सेल में भी होता है। हर एक सेल जो है वो क्या करती है, एक सेल है, ये एक सेल में डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब है एक जो पहले वाली सेल है इसको कहेंगे पेरेंट सेल या पेरेंटल सेल। पेरेंट सेल कहा जाता है और ये पेरेंट सेल डिवाइड होकर के न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है और जो न्यू सेल्स बनती है इनको कहा जाता है डॉटर सेल। डॉटर सेल, ठीक है। इस टाइप से अपने बॉडी में सेल्स का नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है और इसी से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम कॉजेज ऑफ सेल डिवीज़न कि सेल डिवीज़न के कारण क्या है, आखिर सेल डिवीज़न करती क्यों है, इसके लिए एक टर्म आती है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये क्या होता है, देखें यहाँ पर, ये जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में एक सेल ऑर्गेनल होता है। अपने सेल की स्ट्रक्चर छोटी क्लासों में पढ़ी है, ठीक है, 9th-10th में। एक सेल के अंदर सेल का जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो भी है वो इस साइटोप्लाज्म में रहते हैं। और सेंटर में एक ऑर्गेनल और होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कह सकते हैं। मीन्स जेनेटिक मटेरियल कुछ में डीएनए होता है ऑर्गेनिज्म में, तो किसी में आरएनए होता है, लेकिन जनरली डीएनए ही होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्रोमोसोम वगैरह जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये इसका न्यूक्लियस कहा जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर वाला जो फ्लूइड होता है इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो जो होता है उसको कहा जाता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या फिर इसको एक और नाम न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो बोले तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। Vn मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, और Vc का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम, पूरी सेल के वॉल्यूम में से अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालेंगे तो ओनली क्या रह जाएगा, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा यहाँ पर। मीन्स कुल मिला के ये जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम और यहाँ पर साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो होता है। अब सेल डिवाइड क्यों करती है, सेल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो सेल डिवाइड कर देती है। डिस्टर्बेंस कैसे होगा, जब सेल स्मॉल होती है, कोई अगर स्मॉल सेल है तो उस स्मॉल सेल के अंदर क्या होगा, उसका ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसका साइटोप्लाज्म होगा वो भी कम होगा। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि पूरी सेल की जो कमांडिंग होती है, पूरे सेल के जो फंक्शन है उनका कंट्रोलिंग कौन करता है, न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फंक्शन है, साइटोप्लाज्म की का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म कम है इसलिए कंट्रोलिंग सही तरीके से हो पाती है। लेकिन अगर सेल का साइज़ बढ़ जाए, सेल में ग्रोथ हो जाए, जैसे ये एक बड़ी वाली सेल है, सेल की ग्रोथ होगी, अब न्यूक्लियस जो है उसके कंपेयर में यहाँ पर साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो अब ये जो न्यूक्लियस है ये इस पर एफिशिएंटली इसको क्या नहीं कर पाता है, कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहा, और इस वजह से सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर सेल का डिवीज़न होता है। नेक्स्ट हेडिंग अपने हैं सेल साइकिल के बारे में। देखें क्या होता है सेल साइकिल। एक सेल है, इस सेल में क्या होगा, सेल का डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न के ड्यूरिंग क्या क्या जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं, क्या क्या इवेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं।
सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, बताया। इसके अंदर जो डीएनए जो इसका सेल का जेनेटिक मटेरियल है, सेल डिवीजन के ड्यूरिंग क्या होता है, इस डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए जो है ये अपने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिड थ्रेड के फॉर्म में रहता है, मीन्स ये धागे नुमा थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जितना भी डीएनए होता है, इस डीएनए को सेल साइकिल के अंदर एक बार पहले डबल कर दिया जाता है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर जितना भी डीएनए है, मान लो ये एक थ्रेड है डीएनए का, तो इस डीएनए का पहले डुप्लीकेशन होगा, 1 से 2 बन जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर सेल की ग्रोथ भी होगी, ठीक है ना। सेल साइकिल में सेल की ग्रोथ होती है, और भी जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं सेल के, सेल ऑर्गेनल वगैरह है, उनका सिंथेसाइजेशन होता है। और ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, ताकि जो सेल डिवीज़न है वो करेक्टली कंप्लीट हो पाए, एकदम सही तरीके से हो। इस तरीके से ये सब कुछ चलता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ये जो इवेंट्स होते हैं सब सेल साइकिल के, ठीक है ना, सेल डिवीज़न जो होगा, सेल डिवीज़न के जितने भी इवेंट्स है वो उनकी जो सीक्वेंस होती है उसी को कहा जाता है सेल साइकिल। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल सेल जो है वो डुप्लीकेट करती है उसके डीएनए को। नेक्स्ट उसकी सेल की ग्रोथ होती है, और उसके अलावा सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसकी जो ये सारे जो इवेंट है, इनकी सीक्वेंस को ही क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज या फिर डिवीजन फेज, या फिर एम फेज को मीन्स यहाँ पर होता है माइटोटिक फेज जिसमें सेल डिवीजन करती है, और इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं करती, बल्कि यहाँ पर सेल जो है वो डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करती है, डिवीजन के लिए तैयार होती हैं, ठीक है। बट एक सेल जो है वो सेल साइकिल में जितना भी टाइम लेती हैं, जैसे कि ह्यूमन की एक सेल जो है वो 24 आवर में डिवाइड्स होती हैं, मीन्स 24 आवर जो है उसके बाद डिवाइड होती हैं। लेकिन इस सेल साइकिल के इस टाइम पीरियड में ह्यूमन की सेल 23 आवर जो है वो इंटरफेज में ही गुजारती है, बाकी जो ओनली 1 आवर जो है उसमें सेल डिवाइड होती है। मीन्स सेल साइकिल का जो मैक्सिमम टाइम है वो इंटरफेज में ही कंप्लीट होता है, और ओनली बहुत कम टाइम जो है उसको डिवीजन फेज या एम फेज में यूज़ किया जाता है। मीन्स सेल साइकिल का 95% जो टाइम पीरियड होता है वो इंटरफेज में ही कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरफेज की, और देखें यहाँ पर इस साइकिल में इंटरफेज को भी आगे फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक G1 है, एक S है और एक G2 फेज है। इंटरफेज जैसा कि हमने कहा कि इसमें सेल डिवाइड नहीं करती, ओनली जो सेल डिवीज़न है उसकी प्रिपरेशन होती है, मीन्स इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, कोई डिवीज़न यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, अब इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में फर्स्ट जो आता है वो होता है G1 फेज। ये G1 जो फेज है, ये कोई सेल है, मान लो ये एक सेल है, इस सेल में अभी भी डिवीज़न हुआ है, मीन्स ये सेल डिवीज़न एम फेज हुआ कंप्लीट, और एम फेज के लास्ट में क्या होता है, एक सेल में एम फेज कंप्लीट मीन्स डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद 2 न्यू सेल्स बनेगी। सपोज़ ये हम इसको लेकर के चलते हैं, ये एक न्यू सेल जो अभी भी बनी है ये अब एंटर करेगी G1 फेज में, और ये जो G1 फेज है इसमें क्या होगा, इस सेल के अंदर अब ग्रोथ होती है। G1 का मीन्स यहाँ पर है फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं इसको, फर्स्ट गैप फेज है, या फिर प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि नेक्स्ट जो S फेज है उसको सिंथेटिक फेज कहते हैं, उसके अंदर DNA जो है उसका सिंथेसाइजेशन होगा, इसलिए उससे फर्स्ट वाला पहले हैं, इसलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो माइटोटिक फेज था ये एम फेज उसके बाद में आया, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं ये G1 फेज को।
अब जीवन फेज में क्या होता है, सेल जो है जो कि जस्ट अभी बनी है सेल डिवीजन के बाद में, तो अब इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। और ग्रोथ के अलावा यहाँ पर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती, क्योंकि ये जो इंटरफेज है इसमें क्या होगा, सेल जो है वो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। तो इस जीवन फेज में सेल की ग्रोथ होती है। इसके अलावा यहाँ पर आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होंगे, उनका यहाँ पर जीवन फेज में सिंथेसाइजेशन होता है और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। नेक्स्ट, अब सेल जो जीवन फेज से एंटर करती है एस फेज में, और ये जो एस फेज है, इस एस फेज में क्या होगा, इस सेल के अंदर, ये सेल है और सेल के अंदर जो डीएनए होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, उस डीएनए का यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, मीन्स डीएनए जस्ट डबल हो जाता है एस फेज में। डीएनए जितना है जीवन में, जितना इस सेल के अंदर डीएनए था, एस फेज में आते ही इस सेल के अंदर डीएनए जो है वो जस्ट डबल हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, उसका भी रेप्लिकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, वो भी एस फेज में ही होता है। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ ही होती है, डीएनए जिस प्रोटीन से बाइंड रहता है वो उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उसका सिंथेसाइजेशन होता है एस फेज में। देखें यहाँ पर कि एस फेज जो है उसके अंदर डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो सेम रहता है, क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते। जैसे ह्यूमन की सेल है, तो ह्यूमन की सेल में यहाँ पर जब माइटोसिस डिवीज़न होता है तो जो न्यू सेल बनती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जीवन में उतने ही रहेंगे, और उसके बाद एस फेज में एंटर करेगी तो 46 क्रोमोसोम है। अब इस सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम है ना, ये सिंगल क्रोमेटिड वाले हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर कुछ इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या होता है कि कुछ कहीं पर तो क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड के बना होता है, कहीं पर दो के। तो जीवन फेज में क्रोमोसोम में ओनली सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जीवन में क्या होगा, ओनली सिंगल क्रोमेटिड होता है, और इस क्रोमेटिड के अंदर ही डीएनए होते हैं। लेकिन एस फेज में आते ही क्या होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए जस्ट डबल हो जाता है, तो एक एक क्रोमेटिड जो 46 क्रोमोसोम है, मीन्स उसमें एक एक क्रोमेटिड है, ऐसे कैसे 46 जो सिंगल सिंगल क्रोमेटिड है वो और नए बन जाते हैं, और जो क्रोमेटिड न्यू बने हैं ये पहले वाला क्रोमेटिड है, इसके जस्ट सामने इसका जो डीएनए होगा उसको डुप्लीकेशन होने से एक और क्रोमेटिड बन जाएगा, और वो क्रोमेटिड इससे यहाँ पर जो इसके सेंटर पॉइंट होता है क्रोमोसोम का, अपने उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम का सेंटर पॉइंट जो होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और वहाँ से ये दोनों ही जो क्रोमेटिड है ये बाइंड हो जाते हैं। इसको भी अब एक क्रोमोसोम ही कहा जाएगा। यहाँ पर जो सेल थी उसमें 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन वो सिंगल क्रोमेटिड वाले थे। अब एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। अब यहाँ इसके बाद जो सेल होगी उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो डबल क्रोमेटिड वाले होंगे, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट, अब सेल आ जाएगी G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा, यहाँ पर फाइनल प्रिपरेशन होती है सेल डिवीज़न की। इसको हम सेकंड ग्रोथ फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस के बाद आई है। सेकंड ग्रोथ फेज फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगी सेल डिवीज़न के लिए यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स, आरएनए वगैरह है, उनका सिंथेसाइजेशन होता है। अब यहाँ तक आते आते सेल जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है सेल डिवीज़न के लिए, फाइनली तैयार बनकर बैठी हुई है। अब वो एंटर करती है डिवीज़न फेज में, मीन्स एम फेज में। और एम फेज में डिवीज़न करने के बाद मीन्स सेल अब प्रिपेयर हो चुकी है डिवीज़न के लिए, अब उसमें डिवीज़न होगा। और सेल जब डिवीज़न फेज में एंटर करती है तो ये सेल है, सेल के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उस क्रोमोसोम से। अब यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड वाले हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है, ये सेल जैसे ही एंटर करती है एम फेज में, तो
एम फेज जो है उसको 2 पार्ट में 2 स्टेप में डिवाइड किया गया। पहले तो इस सेल के अंदर क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कैरियोकाइनेसिस है, मीन्स पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है सेल के अंदर, और जो कैरियोकाइनेसिस है उसको भी 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इस कंप्लीट प्रोसेस, ये जो 4 फेज कंप्लीट हो गए, तब जाकर के जो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद इस सेल के अंदर क्या होगा, ये एक सिंगल सेल थी, अभी तक न्यूक्लियस डिवीजन हो गया है, और न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है अब ये जो साइटोप्लाज्म है इस सेल का वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और 2 न्यू सेल जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से एक जो सेल साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिखाया गया है सेल डिवीज़न का, और उसके बाद ये यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं एस फेज़, उसके बाद G2 फेज़, और उसके बाद एम फेज़। एम फेज़ में को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस, और इनके बारे में डिटेल से स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मेनली 2 टाइप्स है, ठीक है ना, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। एक और टाइप का होता है जो कि स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ए माइटोसिस, ठीक है ना। तो ओवरऑल 3 टाइप का जो सेल डिवीज़न है उन टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।